नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं सीए फाइनल का पेपर 8 आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें हमारी वीडियोस को। हमारी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लैरिटी हो, किस प्रकार से पढ़ना है वो सब समझ आता रहे। तो आज सीए फाइनल का आईडीटी सब्जेक्ट का चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 8 सबसे पहले पढ़ने का वे आउट मैं जिस तरह हर बार बताता हूं कि आप उस चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स है ना उनका एक ब्रीफ बना लें कि इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं। हमने जो स्टडी करा है कि आईसीआई का मॉड्यूल नंबर 2 में चैप्टर 8 है रजिस्ट्रेशन, कि आपको प्रोफेशनली भी और एजुकेशनली भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन किसे करानी चाहिए। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में कुल मिला के 9 टॉपिक है। 9 टॉपिक्स के बारे में आपको समझाया जाएगा। आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कमेंट्स में आप लिख भी सकते हैं, फोन नंबर तो मेरा है ही आपके पास। तो इन 9 टॉपिक्स के बारे में एक्सपर्ट बनेंगे। आज के इस लेक्चर में हम कुल मिला के 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। 4 में से जो 4 टॉपिक है उसका सेक्शन एक ही आपको बहुत एनालिसिस में टाइम लेगा। तो शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रोफेशनली भी आपको लोगों से बातचीत करते हुए इस चैप्टर की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। हर बार जो भी चैप्टर शुरू होता है पहले चैप्टर की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। तो आप जब एग्जाम लिखने बैठेंगे, तो आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन में वो बातें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों इस चैप्टर की जरूरत है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा गया है कि एक रजिस्ट्रेशन के बिना भाई आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। ठीक है जी, कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। इसी प्रकार आप रजिस्ट्रेशन के बिना आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। भाई रजिस्ट्रेशन हो तभी आप किसी से टैक्स चार्ज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन होगी तभी आप किसी का से पे किया हुआ टैक्स का आईटीसी ले सकते हैं। ठीक है जी। ये जीएसटी आया क्यों है? जीएसटी के आने के साथ क्रेडिट का ना जो आईटीसी का सीमलेस फ्लो हो गया है। मैंने खरीद करी, मैंने परचेज कर ली, मैंने आगे सेल कर दी, तो मैंने अपना क्रेडिट आगे दे दिया। तो फ्लो बन रहा है, आगे पास ऑन हो रहा है, सीमलेस फ्लो है, यानी लिंकेज सही बन रही है। तो ये है, ये रजिस्ट्रेशन आप जब कराएंगे, भारत में स्टेट्स हैं तो यूटीज हैं, तो स्टेट वाइज यूटी वाइज रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, स्टेट वाइज। तो ये क्वेश्चंस मान लीजिए जो स्टूडेंट्स मेरे अभी कुछ इंटरव्यू भी तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होती है, किसे कराने की आवश्यकता है। ये बेसिक पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपका एग्जाम इंटरव्यू सब क्लियर होगा अच्छे तरीके से। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगी, पंजाब को पंजाब में, दिल्ली वालों को दिल्ली में, हरियाणा वाले को हरियाणा के लिए। ये पैन बेस्ड है। ठीक है जी। आपका जो यानी कि इंडिविजुअल है या कंपनी है उसका जो पैन है, फर्म है उसका जो पैन है, उसके बेस पे ये रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है जी। अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक क्लियर है। अब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस किसी प्लेस से करेंगे, किसी जगह से करेंगे, तो आपका हो सकता है एक ही स्टेट में कई सारी लोकेशंस हो। जैसे पंजाब से हूं मैं, तो पंजाब में एक मेरा बिजनेस है लुधियाना में, तो एक है जलंधर में, एक है अमृतसर में। तो ये मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस है मेरी। तो एक होगी मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पीपीओबी, बाकियों को मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में रजिस्टर्ड करवाऊंगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट को बताऊंगा कि भाई साहब प्रिंसिपली ये मेरी जगह प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। जैसे मान लीजिए अगर मैं लुधियाना में करवाता हूं प्रिंसिपल में, तो ये मेरी प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस हो गई। अमृतसर और जलंधर मेरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैं वहां भी कारोबार कर रहा हूं। ठीक है जी। या आगे अब ऑप्शन लॉ मेकर्स ने यह भी दिया कि आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फिर अगर आपको एडिशनल नहीं दिखाना है
तो आप सेपरेटली रजिस्ट्रेशन देखिए, आप सीए स्टूडेंट्स हैं या आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेरे से सुन रहे हैं, आप ये हमेशा याद रखना, लॉ को पढ़ने का, टैक्स को पढ़ने का एक तरीका होता है कि लॉ मेकर ने मैक्रो लेवल पे, देश के लेवल पे टैक्स को बनाना है, लॉ को बनाना है, ड्राफ्ट करके लिख के दिखाना है, तो उसने हर एरिया को कवर करना होता है। तो उस कवरेज में वो क्या कुछ सोचता है, तो उसने सोचा अरे भाई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहाँ जहां जहां भी बिजनेस करेगा, या तो मैं उसको ऑप्शन दे दूं कि भाई उसी को एडिशनल प्लेस दिखाता रहे, या मैं उसको कहूंगा तो भाई ठीक है तू अलग से रजिस्ट्रेशन ले ले, कोई तीसरा एंगल तो नहीं है, बस ये दो एंगल है तो खत्म, यहां तक ठीक है। मैंने रजिस्ट्रेशन किस बेस पे देनी है, एक नंबर सोचो, अरे भाई आधार नंबर दे दूं, नहीं भाई आधार नहीं पैन नंबर दे देता हूं, क्योंकि पैन नंबर इनकम टैक्स में भी है तो लिंकेज हो जाएगी, तो ये भी अच्छा हो गया। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करवा दूं, हर स्टेट में एक, पहले जैसे सर्विस टैक्स में होता था पूरे नेशनल लेवल पे एक नंबर, नहीं भाई स्टेट वाइज कर दो तो पता लग जाए कौन सी स्टेट से है, टैक्स कलेक्शंस का हिसाब रहेगा, ठीक है जी, तो उस प्रकार से कर दिया। आगे आके कोई ये क्या जीएसटी एक कोई टैक्स स्पेसिफिक है कि ये आईजीएसटी की कलेक्शन के लिए है या सीजीएसटी की कलेक्शन के लिए है, नहीं भाई मेरे भाई नहीं, ये टैक्स स्पेसिफिक नहीं है। या क्या आप कहें कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और कंपनसेशन सेस के कलेक्शन के लिए ये नहीं लिया लगाया जा रहा है। तो अब इसमें इंट्रोडक्शन में आगे बताया गया है, सीजीएसटी एक्ट है, उसके चैप्टर 6 में रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस बताए गए हैं, यानी कि आप जब चैप्टर 6 खोलेंगे सीजीएसटी एक्ट का, रजिस्ट्रेशन का वो चैप्टर है, उसमें सेक्शन 22 से 30 यूज करेंगे। मैं जब ऑफिस में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो हमें सिखाया जाता था, अरे भाई ये सेक्शन है या ये कॉन्सेप्ट आया है, क्लाइंट पूछ रहा है, तो हमें रेकनर या हमें ये एक्ट से देख के बताना होता है ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट कौन से सेक्शन में है और कौन से चैप्टर में है एक्ट के। हम बीयर एक्ट खोलते थे, एक्ट खोला, अरे भाई 6 नंबर चैप्टर खोलो, रजिस्ट्रेशन का है, उसमें वो सेक्शन देख लो, ठीक है जी, ये तो हो गए एक्ट। इसी प्रकार से रूल्स होते हैं जिनमें उस एक्ट को लागू कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर, कौन से फॉर्म्स, किस तरह मैनर, वो सारे रूल्स में बताए जाते हैं। तो सीजीएसटी रूल्स के चैप्टर नंबर 3 में रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, उसमें रूल्स है 8 से लेके 26 तक रूल्स है, आप उनको पढ़ें। जैसे आपको कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करवानी, कौन सा फॉर्म लगेगा, मैनर क्या होगा, वो सारे कहां पे हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा, रूल्स को पढ़ के। तो बेटा जी जब कभी कोई दिक्कत आए प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक्ट को उठाओ, उसके सेक्शंस को, और साथ में रूल्स को उठा लो कि रूल में लिखा क्या है, कि काम करने का तरीका क्या होगा, ठीक है जी। तो ये है इंट्रोडक्शन के 10 पॉइंट्स, ठीक है, समझ आ गए, बहुत आसान थे सीए फाइनल के लेवल पे, तो ये कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा होता है टॉपिक इनका हर चैप्टर में डेफिनेशंस, आईसीआई के मॉड्यूल की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं, दैट कि उनके डेफिनेशंस, तो कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, पर मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस को माना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके आपको इस चैप्टर को पूर्ण तरह से समझने के लिए अति आवश्यक है। पहली डेफिनेशन है एजेंट। अरे भाई एजेंट क्यों सर, आपने एजेंट क्यों चुना? भाई साहब जीएसटी में आप पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड होता है, मान लीजिए आपने वो कार्य करा है या आपने एज एजेंट काम करा है, आपने सप्लाई कर दी, अरे भाई मैंने अपना माल थोड़ी बेचा है, मैंने तो उसके एजेंट के तौर पे बेचा है, तो वो सप्लाई उसकी सप्लाई में ऐड होगी एजेंट के तौर पे, मेरी तो कमीशन है बस। तो रोल कई बाइफरकेशन बड़ी आवश्यक है, जब आप सीए बन जाएंगे तो आप अपने क्लाइंट का रोल, नेचर, क्या वो एजेंट तो नहीं है, उतनी वैल्यू पे उसको टैक्स देना चाहिए, वो सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एजेंट कौन कौन है? एक ब्रोकर है जो, ठीक है, वो भी एजेंट है, कमीशन एजेंट, कोई फैक्टर है, कोई आड़तिया है, ठीक है जी, कोई डेल क्रेड एजेंट है, ऑक्शनर है, अदर मर्केंटाइल एजेंट। इन नामों से
जो भी व्यक्ति काम करेगा या इस प्रकार के नाम उसके काम के लिए लिए जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? एजेंट। एजेंट की ये डेफिनेशन है। अब इसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस। मेरी बिजनेस की क्या प्लेस है, मैं कहां पे काम कर रहा हूं? अरे भाई सबसे पहले तो जहां आपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखी है ना, वो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है। दूसरा, आप जहां से काम कर रहे हैं या आपका कोई वेयर हाउस है या आपका कोई गोडाउन है या एनी अदर प्लेस वेयर पर्सन स्टोर हिज गुड्स, आपने वहां पर अपनी गुड्स रखी हुई हैं तो वो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएंगी। या जहां से आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएंगी। तो एज ए सीए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट की प्लेस ऑफ बिजनेस किसे माना जाएगा। एक्ट ने डिफाइन कर दिया कि भाई हम तो लोगों के बिजनेस प्लेस को ये मानेंगे। ठीक है जी। अब आ गया एग्जम्प्ट सप्लाई। लॉ सोचा कि एग्जम्प्ट सप्लाई किसे कहा जाए। कहते ये इतनी सारी गुड्स हैं, इतनी सारी सर्विसेज हैं, इन पे टैक्स लगेगा, ये टैक्सेबल होगी, इन पे टैक्स नहीं लगेगा, हमने इसको बाहर कर दिया, ये हो गई होली एग्जम्प्ट। ठीक है। अभी भी कुछ सप्लाईज हैं या सर्विसेज हैं जिन्हें हमने नील टैक्स में रख दिया। ठीक है जी, कि इन पे हमने अभी जीरो कह रखा है, हम नहीं टैक्स लगा रहे कि अभी आवश्यक नहीं है, हम चाहते हैं इस पे अभी टैक्स ना लगे, तो लॉ मेकर ने उसे नील रेटेड टैक्स सप्लाईज कह दिया। नील रेटेड। ठीक है। गुड्स हुई, ये गुड है, इसको गुड्स है ना, ठीक है, इसको उसने क्या करा, बाइफरकेट करा लॉ मेकर ने। लॉ मेकर सोच रहा है ठीक है यार इसको मैं टैक्सेबल में रखूंगा कि इस पे रेट बता दूंगा। ये है, मान लीजिए कोई और गुड है, ये डस्ट है, ठीक है, इसको मैंने नॉन टैक्सेबल में रख दिया कि इस पे मैंने इसको एग्जम्प्ट ही कर दिया, इसको एग्जम्प्ट कर दिया। अब इस पे रेट बताना है, फिर उसने सोचा यार इस पे इतना रेट बता दे तो इस पे इतना। अब ये एक आइटम है, इस पे अभी कोई रेट नहीं लगाना, इस पे अभी टैक्स नहीं लगाना, वो कौन सी होगी? नील रेटेड। किस में आएगी? एग्जम्प्ट सप्लाई। याद रखना एग्जम्प्ट सप्लाई और नील रेटेड सप्लाईज का मतलब। ठीक है। तो डेफिनेशंस में ये 3 डेफिनेशंस अति आवश्यक थी जो मैंने आपको समझाई है। समझ आ रही है? ठीक है। अब थर्ड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड कंसेप्ट अब शुरू करते हैं। टैक्सेबल पर्सन कौन है? टैक्सेबल पर्सन, अरे सर इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है? बेटा इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में बताई गई है। तो टैक्सेबल पर्सन कौन है? टीपी। अरे टीपी जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जिसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसे टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। अंडर सेक्शन 22 और 24 में जिसे रजिस्टर्ड या लायबल टू बी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। अब सर क्या कोई वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले रहा है उसे भी टैक्सेबल पर्सन कहोगे? हाँ भाई वो भी टैक्सेबल पर्सन हो गया। जिसने रजिस्ट्रेशन करा ली वो तो है ही टैक्सेबल। जिसने अभी करवानी है, जिसको चाहिए करवानी, वो भी टैक्सेबल पर्सन। जो स्व इच्छा से वॉलंटरीली कर रहा है तो वो भी टैक्सेबल पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 की डेफिनेशन बताती है। अब आ गया धुरंधर पॉइंट, बड़ा ध्यान से समझ कि किस किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ये कौन से सेक्शन में सर बताया गया? अरे बच्चे सेक्शन 22 पहला ही सेक्शन, 22 से लेके 30 तक सेक्शन है इस चैप्टर में। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6 CGST एक्ट का। ठीक है। तो अभी कमेंट में आप लिख के बता देना रूल्स का कौन सा चैप्टर है, छुपा लेता हूं मैं यहाँ पे। चलो ठीक है, ये बताते रहना आप। तो क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, ये 4 क्लॉजेज हैं जिन्हें हमें समझना है। तो समझने से पहले ये देख ले एग्रीगेट टर्नओवर किसे कहा गया है। एग्रीगेट टर्नओवर से मतलब है टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटर स्टेट सप्लाईज अंडर सेम पैन। मेरा ही पैन है, मैंने यहाँ पंजाब में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखी है और मैंने हरियाणा में भी ले रखी है। अब मैंने वहां के ब्रांच में अपने बिजनेस प्लेस पे सप्लाईज कर दी तो सेम रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर तो सेम है। क्या कोई मैंने सेल करी, कोई मैंने प्रॉफिट कमाया? अरे भाई नहीं। तो ये सेम पैन में है, इनको भी
एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर से मतलब है कि हम देखेंगे कि एक लिमिट तक आपकी टर्नओवर ये बनती है। अगर आपकी टर्नओवर इससे ज्यादा है तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है बच्चों, आगे ये अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में इसकी डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर की दे रखी है। ठीक है जी। अब जब ये आप टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज को प्लस करेंगे कस्टमर की, उसमें टैक्स की वैल्यू नहीं लेना। कोई CGST, कोई SGST, कोई IGST, UTGST और सेसा उसको नहीं लेना। अब मान लीजिए एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डीजल पे अभी GST नहीं है पर मोबिल ऑयल पर GST है, तो अगर उसकी लिमिट देखनी है तो बच्चों कमेंट में आप बताना कि GST की रजिस्ट्रेशन उसको चाहिए अंडर सेक्शन 22 और नहीं, वो आप किस प्रकार काउंट करेंगे। ठीक है जी। इसी प्रकार से आप ये देखें, मैंने किसी और के बिहाफ पे सप्लाई करी तो ये सप्लाई उसके अकाउंट में ही एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगी, ना कि मेरी। ठीक है जी। तो इस पे भी समझ आ गया आपको। आगे कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जो रिसीवर लेता है, ठीक है, और उसे सर्विस लेने पे रिवर्स चार्ज में RCM में टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स तो पे कर रहे हैं पर सर्विस लेने वाले की ये वैल्यू एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जोड़ी जाएगी। समझ गए? RCM में ली गई सर्विसेज की वैल्यू एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं काउंट होगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक प्रिंसिपल हो, आपने कहा यार ये काम मैं अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, कुछ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में किसी जॉब वर्कर को दे देता हूँ। अगर वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वो प्लेस अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पे दिखानी पड़ेगी, और अगर आप वहां से डायरेक्ट सप्लाई कर देंगे तो वो आपकी वैल्यू में अलग से नहीं काउंट होगा, एक ही बार काउंट होना है, डबल काउंटिंग नहीं होगी। तो ये प्रिंसिपल जॉब वर्कर डायरेक्ट सप्लाईज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब अगला पार्ट आता है थ्रेशोल्ड लिमिट का, कि किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लिमिट क्या है? तो हमारे देश में कुल मिला के 11 स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स के रूप में माना गया है। स्पेशल स्टेट्स कौन है? आज मैं नहीं सोया तो HU, आज से मतलब आंध्र प्रदेश, अरे भाई माफ करना, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, HP, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्पेशल स्टेट्स माना गया है। पर CGST एक्ट की एक्सप्लेनेशन नंबर 3 सबसेक्शन सेक्शन नंबर 22 में 4 स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स माना गया है। MTMN, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है जी। तो स्टेट्स हो गई, एक तो स्पेशल स्टेट्स एज पर CGST एक्ट जो 4 है, स्पेशल स्टेट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 11 है। ठीक है जी। तो अब देखना कैसे है इन्हें, समझिए कि आपने पहले क्लाइंट के आप स्टेट पता करेंगे कि आप कौन सी स्टेट से हो। वो स्टेट का पता लगते ही फिर क्या है, अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा की सप्लाई हो रही है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? लिमिट कितनी है? देखिए, लॉ कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सप्लाईज 20 लाख से ज्यादा की कर रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। परंतु अगर वह व्यक्ति इन 4 स्टेट्स में काम करता है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, MTMN में, तो उनकी यह लिमिट 10 लाख है। क्योंकि इन स्टेट्स में 10 लाख की बहुत ज्यादा सेल है कि इतनी सेल हो ही नहीं पाती, तो 10 लाख ही किसी ने अचीव कर ली तो उससे टैक्स ले लेना चाहिए, वो अच्छा बिजनेसमैन माना जाता है। ठीक है जी। तो
अब इस नोटिफिकेशन एक नंबर 10 आए 2019 में, उसने कह दिया भाई साहब आपने जो 20 लाख की लिमिट बनाई ना, तो उसको अगर 40 लाख कर दें, अगर वो व्यक्ति सिर्फ सप्लाई करता है गुड्स की, तो अगर वह व्यक्ति अकेली गुड्स की सप्लाई करता है तो लिमिट कितनी है, 40 लाख। इसमें क्लोज डाल दिया उन्होंने, एक प्रोविजन डाल दी। क्या डाल दी कि अगर वह व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी और MTMN यानी मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड से है, तो उस पे 40 लाख वाली नहीं बात लगेगी। समझ गए? सबके लिए 40 कर दी, पर इन स्टेट्स के लिए 40 नहीं है। और इनमें जो ये 4 स्टेट्स है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, उनके लिए लिमिट कितनी है, 10 लाख। ठीक है, 40 लाख किसके लिए, सिर्फ अगर सप्लाई किसकी कर रहा है, गुड्स की। ठीक है, अगर वह सप्लाई कर रहा है सर्विसेज की तो 40 की नहीं है, 20 की लगेगी या 10 की। अगर वह गुड्स और एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है तो कितनी लिमिट लगेगी, 40 की नहीं लगेगी, 20 और 10, 20 या 10। ठीक है, अब एग्जांपल से बात करते हैं। पौंडीचेरी पे 40 की लगेगी, नहीं लगेगी सर। नोटिफिकेशन नंबर 10 में लिखा गया है कि पौंडीचेरी में अगर आप काम करते हैं तो 40 लाख की लिमिट आपके लिए नहीं है। आपके लिए कितनी की है, 20 की या 10 की। 10 की तो होती अगर आप इन 4 में आते, MTMN में आते, MTMN में नहीं आ रहे हो तो 20। गुड्स की भी सप्लाई अकेली करो तो भी 20, अगर गुड्स या सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे तो भी 20। तेलंगाना, अरे सर तेलंगाना भी तो पौंडीचेरी की तरह ही है, तो इस पे भी 20-20। इनके अलावा जो स्टेट्स बची, ठीक है, उस पे देखेंगे 40, 20 या 10। अब मणिपुर कहां पे है, 4 में है, स्पेशल 4 में जो CGST एक्ट में दिया। तो गुड्स की करो या अदर्स की, जो यानी कि गुड्स या सर्विसेज, अदर से मेरा मतलब ये होगा, ठीक है, या गुड्स एंड सप्लाई 10। मिजोरम भी अदर 4 में है, नागालैंड भी 4 में है, त्रिपुरा भी 4 में है, तो 10-10। ठीक है, जम्मू कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर इस नोटिफिकेशन के एग्जम्पशन में नहीं था, तो अगर कोई व्यक्ति वहां पे गुड्स की अकेली सप्लाई करता है तो 40, अगर सर्विसेज अकेली करता है तो 20, अगर सर्विसेज एंड गुड्स करता है तो 20। असम 40-20, हिमाचल प्रदेश 40-20, अरुणाचल प्रदेश 20-20, मेघालय 20-20, सिक्किम 20-20 और उत्तराखंड 20-20। तो सिंपल सी बात थी, 40, 20 और 10 को कैसे समझना है। अगर तो 4 स्टेट्स में हो MTMN में तो 10-10 ही है भाई साहब। अगर 4 से अतिरिक्त इन 6 में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम, तेलंगाना और पौंडीचेरी में, तो जिसे कहते हैं मस्त PPU। ठीक है जी, मस्त PPU में हो तो 20-20 की। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर स्टेट है तो उसको 40-20 की। तो इस प्रकार से हमने 4 पॉइंट्स सेक्शन 22 तक इसको कवर करा है। मेरे को उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर कोई परेशानी या दिक्कत है तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो। जय हिंद, नमस्कार।